नमस्कार। डीडी न्यूज की विशेष पेशकश चर्चा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम हर कार्यक्रम में लेकर के आते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों और सरोकारों को, और हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आप तक प्रेषित करें ताकि आप प्रदेश में हो रही हर हलचल से वाकिफ हों। इस वक्त हमारी इस चर्चा का विषय है बजट से उम्मीदें। जी हां, 10 जुलाई को भजनलाल सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट आने जा रहा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश करेंगी, जिसको लेकर प्रदेशवासियों की काफी कुछ उम्मीदें हैं। उन्होंने संकेत दिए हैं कि इस जो बजट है, इस बजट में काफी कुछ है और हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंकित तिवारी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और अक्सर यहाँ की राजनीति और यहाँ की हलचल के बारे में लिखते और पढ़ते रहते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आभार अतीक जी, आपका और डीडी न्यूज परिवार बिल्कुल। का। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जिस तरीके से जो आज की हमारी ये चर्चा है, बजट को लेकर काफी कुछ उम्मीदें रहती हैं। जब बजट आता है तो बजट कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास को लेकर के एक खाका होता है। ऐसे में डिप्टी सीएम जो कि वित्त मंत्री के तौर पर जो पूर्णकालिक बजट पेश करेंगी, तो क्या लगता है आपको कि इस बार के बजट में क्या कुछ देखने को मिलेंगे, आपके नजरिए से बताएं। अतीक जी, सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि राजस्थान की सरकार को, जो नई चुनी हुई भजनलाल सरकार है, उसे वित्तीय राहत मिलने जा रही है। यानी बजट वो लेखा है जिसके जरिए खर्च करने की अनुमति मिलती है। राजस्थान विधानसभा में 10 जुलाई को यही भजनलाल सरकार को एक पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी कि वो नई योजनाओं के लिए अधिक खर्च कर सके। वो योजनाएं 8 करोड़ जनता के हित की होंगी और संभवतः योजनाओं के लिहाज से आपने पूछा है तो बजट में उन तमाम उम्मीदों को, जिनको चुनकर नई सरकार सत्ता में आई है, लेखानुदान में केवल अनुमति मांगी थी कि हमें हमारी सरकार को चलाने के लिए कर्मचारियों के वेतन भत्तों के लिए, पेंशन के लिए और जरूरी सुविधाओं के लिए खर्च की अनुमति दे दीजिए। यहां एक आईने के तौर पर मैं इस बजट को देखता हूं, जो भजनलाल सरकार के भावी जो कदम है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे कि वो जनता के लिए किन किन मुद्दों को प्राथमिकता में रखते हुए, प्रायोरिटी सेक्टर के लिहाज से काम करते हुए काम करने जा रही है। एक दिशा और दशा राजस्थान की कैसे होने जा रही है, उसके पहले कदम और मजबूत कदम के तौर पर मैं इस राजस्थान के संभावित पूर्णकालिक बजट को देख रहा हूं। बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से जब भी कभी बजट पेश होता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें तो होती ही होती, ये तो मतलब जो मुख्य मुद्दे होते हैं। लेकिन अगर हम आपसे सीक्वेंस वाइज जानना चाहें कि शिक्षा में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, स्वास्थ्य को लेकर क्या योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, केंद्र और राजस्थान सरकार, मैं राजनीतिक वाक्य दोहराऊंगा कि ये डबल इंजन की सरकार है और इनका दावा रहता है अक्सर अपने मंचों से और भाषणों में। बिल्कुल अतीक जी, दावा है और दावे को जनता ने समझ लिया है तो उनकी उम्मीदें भी डबल हो गई है। बिल्कुल, वो भी चाहती हैं कि हमें एक पैकेट में एक फ्री मिले, यानी 2 चीजें मिले हमें, और यही इस बजट में देखने को भी मिलेगा। राजस्थान के लोगों की उम्मीदें हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा से बन चुकी है। बजट अब उनका भी पूर्णकालिक आने वाला है और इस बजट से पहले राजस्थान का बजट आ रहा है। तो घोषणाएं मैं सीधे तौर पर कहूं तो राजस्थान के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए जुलाई महीने में ही 2 बजट आ जाएंगे। एक राजस्थान सरकार का रहेगा, एक केंद्र में वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण पढ़ेंगी। अच्छी बात यह है, दोनों ही आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाली वित्त मंत्री हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी की बात करूं या केंद्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। तो आधी आबादी पहली प्रायोरिटी बीजेपी की बन गई है, राजनीतिक तौर पर भी और सशक्तिकरण के तौर पर भी। मैं इसे थोड़े अलग एंगल से भी देखता हूं, हालांकि जब चर्चाएं होती है तो राजनीतिक बातें ज्यादा होती है, लेकिन इसमें भारत की जीडीपी जो बढ़ने का दावा किया जा रहा है, महिलाएं घर के अंदर कि वित्त मंत्री, गृह मंत्री हैं, लेकिन जीडीपी बढ़ाने में उनका योगदान कम माना जाता है। उनमें क्षमता है
बौद्धिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी और आर्थिक सशक्तिकरण के तौर पर भी। तो ऐसे में जब महिलाएं कामकाजी दिशा में आगे बढ़ेंगी, स्वरोजगार अपनाएंगी और अपना काम करके लोगों को रोजगार देंगी, तो ये भारत की जीडीपी में भी योगदान देगा। यही राजस्थान के इस बजट में भी देखने को मिल सकता है। महिलाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा भजनलाल सरकार ने हाल ही में की, जिसका कई जगह स्वागत भी हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल के आवास पर भी महिलाएं उन्हें धन्यवाद देने पहुंची। हालांकि ये शिक्षक भर्ती के तौर पर था, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि अन्य भर्तियों में भी, सरकारी जो सेवाएं हैं उनमें अवसर के तौर पर भी महिलाओं के आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इससे मैं ये देखता हूं कि SC ST की महिलाएं, आदिवासी की महिलाएं, माइनॉरिटीज की महिलाएं जो अक्सर दहलीज के भीतर ही अपने आप को समेटे रखती हैं, वो एक कदम बाहर लेंगी और इससे महिला शिक्षा को लेकर भी ज्यादा जो है क्रेज बढ़ेगा। ऐसे में भजनलाल सरकार के सामने एक चुनौती और मैं मानता हूं कि उन्हें महिला शिक्षाओं को लेकर, शिक्षा संस्थानों को लेकर, उच्च शिक्षण संस्थानों, कौशल संस्थानों को लेकर भी काम करना पड़ेगा इस बजट में। और संभवतः वो दिखेगा, क्योंकि अगर रोजगार की दिशा में उन्हें ले जाना है तो पहले कौशल तो देना होगा, ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से अभी आपने एक जो पॉइंट बताया वो काफी दिलचस्प है कि केंद्र सरकार का जो बजट है वो भी एक महिला यानी कि जो वित्त मंत्री हैं वो पेश कर रही हैं। हम राज्य की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर महिला पेश करी, तो ऐसे में महिलाओं की उम्मीदें काफी बढ़ जा रही हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है इस बजट में कि जिस तरीके से केंद्र सरकार काफी योजनाएं लेकर के आ रही है, लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी हो, इस तरीके से चीजें लेकर के आ रही है, तो क्या इस बजट में ये देखने को मिल सकता है कि राज्य सरकार में भी कुछ ऐसी योजनाएं महिलाओं से जुड़ी हुई देखने को मिल सकती हैं? जी, केंद्र की ये तमाम योजनाएं हैं वो लागू होंगी, क्योंकि एक अंश राज्य सरकार को भी देना होता है। यहाँ फायदा ये रहेगा कि इस बार यहाँ राजनीतिक तौर पर बीजेपी की सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, तो यहाँ पर केंद्र की जो योजनाएं हैं वो पूरे तरीके से लागू होंगी। पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हो सकता हो कि कुछ योजनाएं थोड़ा सा किनारे कर दी जाती हो और कुछ प्रमुखता से लागू कर दी जाती हो, लेकिन अब केंद्र सरकार की जो भी योजना होगी वो राजस्थान में पूरी की पूरी तरीके से लागू होगी। और जो अंश पूंजी है उनका, खासतौर पर यहाँ पर बीमा और इंश्योरेंस के लिहाज से महिलाओं को लेकर भी कुछ चीजें हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से मुझे एक चीज ध्यान आ रही है, संभवतः उन महिलाओं के लिए जो मातृत्व सुख से वंचित रहती हैं, उनके लिए एक बड़ा कदम राजस्थान सरकार उठा सकती है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया है वो बीमा के दायरे में लाई जा सकती है, एक बड़ा कदम मैं मानता हूं। और संभवतः केंद्र सरकार ने भी एक अहम योजना घोषित की है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी से जो महिलाएं जो मातृ सुख प्राप्त करती हैं उनको जो 180 दिन का जो मातृत्व अवकाश रहेगा उनको भी मिलेगा। तो इस पर जी आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं कि केंद्र की योजनाएं तो यहाँ अक्षरशः लागू होंगी। यहाँ पे भजनलाल सरकार, डिप्टी सीएम वित्त मंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जी का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, और पूरी टीम यहां उन्हें साबित करना है कि इस चुनी हुई सरकार में, जिसमें मुख्यमंत्री और कई ऐसे मंत्री जो पहली बार इस महत्वपूर्ण पद पर आए हैं, वो अपने आप को साबित भी करेंगे इस बजट के जरिए कि ये जो चयन केंद्र की सरकार कर रहा है। और यहाँ थोड़ा सा राजनीतिक ट्रिकी में एक कहते हैं ना कि व्यंग की भाषा भी होनी चाहिए, जो विपक्ष यूज कर रहा है कि लगातार पर्ची सरकार कहकर संबोधित कर रहा है। तो इस बार उन्हें बता देंगे कि ये पर्ची नहीं, ये खर्ची सरकार भी है, जनता के हित के लिए धन भी खर्च करना जानती है, नई योजनाएं भी लाना चाहती है, उस पर भी फोकस रहेगा। तो 10 जुलाई को जो बजट आ रहा है उसमें सीक्वेंस वाइज कहें तो रोजगार का दावा आप देखेंगे कि न केवल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है, मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने भी हाल ही में जब एक सरकारी नौकरी जिन्हें मिली है उनके साथ एक सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने कहा, और 70,000 नौकरी का लेखानुदान वादा था, और इस बजट में वो पूरा होता हुआ भी दिखेगा। इसके अलावा एक बड़ी चीज और हो सकती है, अभी जो बेरोजगार है, बेरोजगारी भत्ता है, वो फिलहाल रुका हुआ है, सरकार इसे नए रूप में भी ला सकती है। उन बेरोजगार युवाओं को कौशल के साथ जोड़कर उन्हें कुछ राशि दी जा सकती है। एक बड़ा कदम यह भी हो सकता है उन बेरोजगारों के लिए, राहत के लिए। साथ ही सरकारी नौकरी अगर इतनी बड़ी संख्या में मिल रही है तो प्राइवेट नौकरियों पर भी फोकस होगा। अभी रिसर्जेंट राजस्थान के नए संस्करण की तैयारियां तेज हो गई है, राजस्थान में निवेश का एक बार फिर से माहौल बनाने की तैयारी है, तो इनको लेकर भी कामकाज है। तो निजी और सरकारी दोनों में राजस्थान में रोजगार कैसे बढ़े वो बजट में रोजगार के अवसर तभी जो बड़ी संख्या में निकल करके आएंगे, जो इनका संकल्प है 70,000 रोजगार देने का, वो तभी पूर्ण हो पाएगा।
एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि सूबे के जो मुखिया हैं भजन लाल, जिस तरीके से उन्होंने इस बजट को लेकर के हर तबके से बातचीत की, उन्होंने घोषित तौर पर कहा कि चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हो या युवा हों, सबको बुलाया, निमंत्रण दिया और उनसे कुछ ना कुछ सुझाव मांगे हैं। सुझाव मांगने के बाद में उस हिसाब से वो बजट को तैयार कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको इस तबके के हिसाब से उन लोगों को क्या कुछ तोहफे मिलेंगे? देखिए, एक तो ये राजस्थान में चर्चा भी है कि जो बजट तैयार करने वाली टीम है वही पुरानी सरकार वाली टीम भी रही है, यानी कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं रहा है। तो ऐसे में लोगों को ये लगता है कि कुछ पुरानी चीजें हैं वो खत्म नहीं होंगी, नए स्वरूप में आएंगी। ये राहत की बात है। अक्सर सरकारें बदलती हैं तो योजनाएं बंद कर देती हैं, या योजनाओं को पूरा स्वरूप बदल दिया जाए तो लाभार्थी भी बदल जाते हैं, उनको फिर से अपने नए तरीके से प्रेजेंट करना होता है। तो ये जो फायदा है ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से, वो संभवतः इस बजट में मिलेगा कि पुरानी सरकार की जो अच्छी योजनाएं है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती हैं, क्योंकि विचार मिले हुए हैं, नया ऑफिसर नहीं आया। दूसरा ये कि सरकार अब चूंकि पूरा बजट तैयार लगभग अब हो चुका है, आज हम जब बात कर रहे हैं तो बजट के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो काफी कुछ प्रावधान हो चुके हैं। एनजीओ, इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ पर महिलाएं, किसानों, सबसे संवाद राजस्थान की सरकार ने किया है। संवाद में मुख्यमंत्री ने स्पेशली कहा कि मुझे जो पुराने आप चीजें बताते हैं कि 20 साल से नहीं हुई है, 30 से नहीं हुई है, ये मत बताइए, आगे का राजस्थान कैसा रहा ये बताइए, इसमें सुझाव कुछ नए दीजिए। बहुत सारे सुझाव आए हैं, सबने अपने मांग पत्र भेजे हैं। अच्छी बात यह है अतीक जी कि राजस्थान की जनता और खासतौर पर युवा और महिलाओं ने अपने सुझाव खुद दिए हैं, जिनसे मुख्यमंत्री सीधे मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जब सुझाव मांगे गए थे, कई ऐसे अहम सुझाव आए हैं जो बजट में आपको दिखेंगे। सुझाव कुछ छोटे छोटे भी हैं और कुछ अहम है जो राजस्थान के आने वाले दशकों की विकास की रफ्तार को और तेज कर सकते हैं। अगर पैरावाइज बात की जाए तो सरकार का मुख्य फोकस अभी तक के बजटों में शिक्षा पर रहा है, स्वास्थ्य पर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है, रोजगार पर रहा है। अब थोड़ी सी इनमें भी प्रायोरिटियां बदल रही हैं। ये राजनीतिक तौर पर भी देख लें या संभावनाओं के तौर पर भी देख लें, आने वाले दिनों में आप संभवतः, मैं आप ही के चैनल पर डीडी न्यूज पर कह रहा हूं कि जब राजस्थान में उपचुनाव होंगे वो हरियाणा के साथ संभवतः होंगे, बिल्कुल, और हरियाणा के साथ जब चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव भी राजस्थान की सरकार जीतना चाहेगी, तो बजट में छोटी सी झलक चुनावी भी होगी। हालांकि ये पूरे तरीके से चुनावी माहौल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन चुनाव में भी उसके जो फायदे मिल सके। तो कुछ जैसे जिलों की बात हो रही है, सरकार ने कहा कुछ जिले अनावश्यक बन गए, तो इस बजट में हो सकता है उन जिलों, जो नए जिले जो परमानेंट रहने वाले हैं, हाँ, समीक्षा होगी, और जो परमानेंट रहने वाले हैं, सरकार ने मानस बनाया हुआ है, उन जिलों के लिए भवन की स्वीकृति और भी चीजें, और वहां राजस्व के लिहाज से भी उन्हें अतिरिक्त पावर इस बजट के जरिए मिल सकती है। यानी इस बजट में भजनलाल सरकार को काम करने की असली शक्ति मिलने जा रही है। अंकित, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का दावा हमेशा से रोजगार पर रहा है, क्योंकि हमारा जो देश है वो यूथ के आधारित है और अपना प्रदेश भी उसी पर आधारित है। ऐसे में अशुभ से विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने एक सवाल किया है सदन में। उनका ये कहना है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसमें युवाओं को रोजगार के अवसर क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, क्यों ऐसा चीजें ना बनाई जाए कि जिससे युवाओं को रोजगार और मिल सके। तो क्या लगता है आपको सरकार को इस ओर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो सरकारी नौकरियां तो हैं ही हैं, वो अपने आंकड़े के हिसाब से, समय के हिसाब से जो है वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें उनको भरा जाता है, फिर रोजगार मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल में रोजगार मेला भी लगाया गया सरकार के द्वारा। तो क्या जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज हैं उनमें भी रोजगार के अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है सरकार, या आगे करेगी? देखिए, एक सभी राज्यों के सामने और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके सामने एक चुनौती आ रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर चाहता है कि भर्तियां हम अपनी मर्जी से करें जी, और राज्य सरकारें कहती है कि हमने आपको जमीन में, टैक्सों में, और साथ ही जो विभिन्न तरह की अन्य जो रियायतें दी गई हैं उनमें हमारा फोकस ये रहे कि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार दिया जाए। शिवसे विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी संभवतः इसलिए सवाल उठाया था कि उनके क्षेत्र में बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां सोलर प्रोजेक्ट ला रही हैं, विंड प्रोजेक्ट, एनर्जी के प्रोजेक्ट ला रहे हैं, और इवन उस पूरे जिले की बात करें, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जो संसदीय क्षेत्र भी काफी चर्चा में रहा था, उनमें भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों या विदेशी कंपनियों की ओर से संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन वो रोजगार देते वक्त स्थानीय से थोड़ी दूरी इसलिए बनाते हैं
कि वहां पर यूनियन क्रिएट ना हो, और खासतौर पर कौशल या कुशल श्रमिक मिलना भी एक बड़ी चुनौती रहती है। तो ऐसे में सरकार को फोकस करना चाहिए कि जो रोजगार कॉरपोरेट सेक्टर को चाहिए वैसा ही मानव श्रम, कुशल, सस्ता और एक अनुशासन में रहने वाला श्रमिक तैयार कर दे, तो रोजगार यहाँ ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट उन्हें और ये देगा। उसी क्षेत्र में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर जैसे कि बाड़मेर शिव की बात अगर हो रही है तो वहां पर इस तरीके से अगर कोई आयोजन किए जाए या इस तरीके से कोई सेटअप लगाया जाए, संस्थान खोले जाएं, ताकि स्किल्ड लेबर या फिर स्किल्ड जो कर्मचारी जो इस तरीके से निकल करके आए, तो हो सकता है कि जो एमएनसीज की बात हो रही है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनमें रोजगार उन लोगों को मिल सके। संभवतः कुछ प्रावधान इस बजट में हो भी सकते हैं, जैसा मैंने जिक्र किया कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है अभी, लेकिन इसको देना तो पड़ेगा सरकार को, और सरकार विचार भी कर रही है। अभी वित्तीय प्रावधान भी हो जाएंगे तो, लेकिन उसका स्वरूप बदल देंगे। पहले ये होता था आप बेरोजगार हैं भत्ता ले लीजिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप भत्ता लेंगे तो आप सरकार को कुछ रिटर्न में भी देंगे, संभवतः अपने कौशल से कुछ सीखेंगे, ताकि आने वाले दिनों में आप बेरोजगारी भत्ता ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं रख पाए, आपको रोजगार मिल जाए। तो सरकार पूरा फोकस कर रही है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी देश की राजनीति में, चूंकि लोकतंत्र जो देश होते हैं उनमें से महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि उनकी जनता की आय कितनी है, उन्हें रोजगार मिल रहा है कि नहीं, जो वृद्ध हैं उनको सहूलियतें मिल रही हैं कि नहीं, और एक ऐसे माहौल में जहां जीने का हक स्वतंत्रता पूर्वक और गरिमा पूर्वक है, उसको लोगों को देने की प्रक्रिया ही लोकतांत्रिक मूल्यों में आती है, और चुनाव में जाना होता है। तो ऐसे में सरकार इस पूरे मसले को ध्यान रख रही है कि इस बार हर कदम को इतना खूबसूरत तरीके से रखा जाए कि ना केवल सरकार, साथ ही राजस्थान की जनता को भी लगे कि पैर उनके मरुधरा की सूखी जमीन पर नहीं, और उसकी मखमल पर आने वाले 5 साल तक देखी जाए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने बातचीत में कहा कि इस बार का जो बजट है वो योजनाबद्ध तरीके से हम लोग सड़क सुरक्षा को लेकर के बना रहे हैं, और जो इस तरीके से जो एक्सीडेंट की घटनाएं आ रही हैं आए दिन, अगर आप देखिए तो राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में दुर्घटनाएं होती हैं, जान माल की हानि होती है, उनको रोकने के लिए आगामी 10 साल की रूपरेखा तैयार की जा रही है। ये रूपरेखा क्या होगी, इस पर क्या चीजें बदलाव देखने को मिलेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, योजनाएं अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं तो मैं केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात नहीं करता। आप देख रहे होंगे राजस्थान में कई अब ऐसे महत्वपूर्ण रोड लगभग बनकर तैयार हैं। यहाँ आप देखिए जयपुर से दिल्ली की बात करें तो अब आप राजमार्ग की सूरत बदलते हुए दिखाई दे रही होगी। राजस्थान में यहाँ चंडीगढ़ जाना हो तो कोटपुतली से लेकर चंडीगढ़ तक आपको अब एक्सप्रेसवे इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट ने कई सूरत बदली है। साथ ही स्थानीय स्तर पर रिडकोर की बात करें तो उन्होंने भी स्टेट हाईवे अच्छे बनाने शुरू किए हैं। लेकिन मेरा हमेशा रहता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाइए, लेकिन जागरूकता का प्लान भी साथ रखिए। आपको वाहन चालक को एजुकेट करना होगा, साथ ही सिटीजन को भी, तो ताकि एक्सीडेंट कम हो। और रात्रि के समय अभी हालांकि नई जो गाइडलाइंस हैं उनमें रोड रिफ्लेक्टर्स की बात हो रही है। कर्व इतने कठिन नहीं किए जाते ताकि एक्सीडेंट की संभावनाएं ज्यादा हों। और राजस्थान तो वैसे भी ज्यादातर सपाट प्रदेश है, यहाँ पर अरावली श्रृंखलाएं जरूर थोड़ा सा घुमाव पैदा करती हैं, लेकिन सड़कें सीधी बने, इन पर ज्यादा फोकस है इस बजट में। क्योंकि पिछली बार आप लेखानुदान की बात करेंगे तो करीब 1000 करोड़ का प्रावधान यहाँ पर स्थानीय सड़कों के सुधार के लिए किया गया था, अलग से फंड क्रिएट किया गया था, और 1500 करोड़ तक का प्रावधान उनमें देने की बात की गई थी। पूर्णकालिक बजट आ रहा है और मानसून भी है, बिल्कुल, तो ऐसे में सड़कों के सुधार की राशि बढ़ सकती है। मुझे लगता है करीब 3300 से 3500 करोड़ के आसपास की ये राशि रह सकती है। और खास तौर पर अब जब बड़े हाईवे जहां से गुजर रहे हैं वहां से लिंक रोड अच्छे रहें, उनको लेकर भी काम हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरा फोकस रहेगा कि यहाँ पर इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट और परिवहन डिपार्टमेंट, चूंकि प्रेमचंद बैरवा जी परिवहन मंत्री भी हैं, तो इन दोनों को मिलकर सतत प्रयास करने चाहिए कि बच्चों को एजुकेट करें, ताकि परिजन जब उनके गाड़ी चला रहे हैं तो वो कह सके कि रेड लाइट स्टॉप के लिए होती है,
और जो पैदल चल रहे हैं उन्हें पहले जगह देनी होती है, साथ ही जगह सही मुद्दा उठाया है बहुत, चूंकि ये जिस तरीके से आप देखिए जो कार चालक होते हैं, गाड़ी चालक होते हैं, उनको यातायात के नियम ही नहीं कई बार पता होते हैं और वो सीधे ऑन रोड निकल जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार आए दिन देखिए दुर्घटनाएं होती हैं। तो क्या लगता है एक ऐसी कोई ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है कि लाइसेंस देने से पहले, या हालांकि ये चीज तो होती ही है, लेकिन फिर भी क्या मजबूती से यातायात नियमों को उनकी जानकारी देनी चाहिए, उसके लिए वर्कशॉप या उसके लिए क्या कुछ चीजें करनी चाहिए, सरकार को इस ओर और बेहतर कदम बढ़ाने की जरूरत है? अक्सर तो हालांकि इसमें थोड़ा सा एक सुझाव और भी है। हमारे एक साप्ताहिक चर्चा होती है, उसमें सवाल आता है कि यहाँ केवल परिजन और बच्चों को नहीं, यातायात पुलिस कर्मियों को भी एजुकेट करना चाहिए कि वो चौराहे पर खड़े हों, ना कि थोड़ा सा आगे किसी पेड़ के नीचे गलती करने पर पकड़ने के लिए। यहाँ महत्वपूर्ण विषय है। संभवतः डिप्टी सीएम हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे, नहीं, डिप्टी सीएम हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, प्रेमचंद बैरवा जी, तो उन्हें एक सिटीजन होने के नाते मेरी ये उनसे अनुरोध है कि पुलिसकर्मी गलती करने पर नहीं पकड़े, उन्हें गलती हो ही ना ऐसे प्रयास करें। यानी कि वो चौराहे से 2 कदम आगे रहते हैं कि भाई ये रेड लाइट क्रॉस करेगा फिर इन्हें पकड़ेंगे, आप वहां पर रहेंगे तो गलती होगी भी नहीं। साथ में यातायात जाम शहरों की, अर्ध शहरी क्षेत्रों की और अब तो गांवों की भी परेशानी हो गई है। ज्यादातर जो चौपहिया वाहन है, दुपहिया वाहन है, वो बहुत ज्यादा सड़कों पर आ रहे हैं। नागरिकों के लिए क्या सुझाव है आपके पास? हाँ, साथ में ये है कि जब भी वाहन ले रहे हो तो अपने घर में पार्किंग हो तो ही आप चौपहिया वाहन लो, वरना सार्वजनिक परिवहन सेवा सरकार को और बेहतर कर देनी चाहिए। हालांकि इनमें एक अच्छी चीज है कि इस बजट में एक प्रावधान और हो सकता है। इलेक्ट्रिक बसें अभी बड़े शहरों के लिए आई हैं, थोड़ा सा कस्बाई इलाकों में भी इलेक्ट्रिक बसें हो सकती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी फोकस सरकार का दिखाई दे सकता है। और धीरे धीरे जो परिवहन व्यवस्थाएं हैं, अभी पेट्रोल और डीजल चूंकि बहुत ज्यादा कर भार रहता है देश पर और राज्य के लिहाज से भी एक, हालांकि आय का स्रोत भी है, लेकिन नागरिकों पर भार ज्यादा पड़ता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हो सकता है। सड़क की मैंने बात की कि ग्रामीण और स्टेट हाईवेज यहाँ पर फोकस हो सकता है। कुछ जो आंतरिक सड़कें हैं, क्योंकि शहरी सीमाओं का विस्तार हो रहा है, उनके लिए भी प्रावधान लोकल बॉडीज को किए जा सकते हैं, जेडीएज को कुछ आवंटन किया जा सकता है। ये तमाम चीजें यहाँ कहेंगे। लेकिन जयपुर में खासतौर पर बात करूं तो अभी तीनों ही मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जयपुर के इस रेडियस से ही आते हैं, तो ऐसे में अब की बार शहरी विकास में नंबर जयपुर का है, तो संभवतः कुछ घोषणाएं जयपुर के लिए भी खास हो सकती है। अंकित, राजस्थान को किलों का, महलों का और हवेलियों का प्रदेश कहा जाता है जिस तरीके से, और इन्हीं से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। देश और विदेश से लोग जो पर्यटक होते हैं, सैलानी होते हुए यहाँ पर आते हैं, उससे कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। जो होटल व्यवसायी हैं, जो इस तरीके से व्यापारी जो इस टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उनको भी काफी कुछ उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। उनका ये कहना है कि ये बजट अगर आता है तो क्यों ना कुछ ऐसे सुझाव उन्होंने पेश किए हैं कि नाइट टूरिज्म की बात की है। हमने जोधपुर के कुछ व्यापारियों से बात की, होटल व्यवसायियों से बात की, उनका यह कहना था कि नाइट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, और भी कुछ जो पॉइंट्स थे, कुछ पॉलिसीज थी जिन पर वो मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बजट में उनके लिए क्या कुछ हो सकता है, और अगर नहीं है तो क्या कुछ उनके लिए होने चाहिए? अतीक जी, सवाल भी बेहद अच्छा है और चूंकि एक अच्छी बात और हो गई है, पहले जल शक्ति मंत्री थे, अब पर्यटन मंत्री हो गए केंद्र में गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर से सांसद है, राजस्थान से आते हैं, तो ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार लाएगी वो राजस्थान के हित में होती हुई दिखाई देंगी। और संभवतः आप देख रहे होंगे कि जब पर्यटन मंत्री के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत आ गए तो राजस्थान में भी पर्यटन मंत्री वित्त मंत्री ही हैं, दिया कुमारी ही हैं जिनके पास विभाग का जिम्मा है। और होटल्स और नाइट टूरिज्म की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हो सकते हैं। हालांकि पुलिस के साथ कम्युनिकेशन करने के बाद इस पर योजना हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे प्रावधान करने की जरूरत है बजटीय माध्यम से, जिनसे न केवल आय के अवसर में भी रोजगार के लिहाज से भी ये पर्यटन गिना जाता है। और राजस्थान में तो आप देख लीजिए, अरावली पर्वत श्रृंखला में माउंट आबू से ले लीजिए, पाली भी अब तो एक हिल बन गया है, उदयपुर है ही आपका, अजमेर है ही, जयपुर, और ये गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा भी है। तो सीधे तौर पर कहूं तो प्रावधान
पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी होगा। और सरकार राजस्थान इस का दिशा में कदम उठा रही है। राजस्थान का बजट अंकित, हम आपसे एक सवाल और लेना चाहेंगे, क्योंकि वक्त की कमी है और जो मसला है, जो हमारा मुद्दा है वो काफी वृहद है। इस पर बात किए तो काफी कुछ चीजें निकल करके आती हैं। एक फाइनल सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि बजट आ रहा है, बजट में क्या कुछ चीजें होनी चाहिए और एक क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे बजट को लेकर के, शॉर्ट टाइम में बताएं। देखिए, सीधी बात है, महिला और युवा सेंट्रिक ये बजट रहने वाला है। भजनलाल सरकार साबित कर देंगे कि राजस्थान की भावी जो संभावनाएं हैं वो अब युवा, महिलाओं और खासतौर पर बुजुर्गों के हित के लिहाज से भी बेहतर साबित होगी। और सरकार इस पूरे बजट में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो डिलीवरी सिस्टम को बेहतर करे। यानी सरकार योजनाएं तो ले आती है, केंद्र भी और स्टेट भी, लेकिन उसे लाभान्वित तक, निचले पायदान तक पहुंचाया नहीं, उसे कितना लाभ हुआ। तो एक तो प्रभावी डिलीवरी सिस्टम और मॉनिटरिंग, और साथ ही इसका जो परिणाम निकला है, इस पूरी योजना का जो बजट में घोषित हुई है वो कैसा रहा है, उस पर भी संभवतः एक समीक्षा बजटीय आकलन के दौरान होनी चाहिए। और सबसे प्रभावी ये है कि राजस्थान में अब चूंकि बदला है तो सरकार और विकास भी बदलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित। आपने चूंकि आज बजट को लेकर के हमारे काफी सवाल थे जिनको आपने चरणबद्ध तरीके से उनके जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से 10 जुलाई को राजस्थान सरकार का पूर्णकालिक बजट आएगा, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के लिए काफी कुछ देखने को मिलेंगे, काफी कुछ योजनाएं रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस बजट में हमें काफी कुछ नए योजनाएं देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल आज के इस एपिसोड में, इस चर्चा में इतना ही। अगली चर्चा में कुछ नए मुद्दों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।